नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम दो हिस्सों में कवर कर रहे हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि क्या इरिगेशन यानी सिंचाई किसे कहते हैं। फिर हमने मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अलग अलग सिंचाई के तरीक़ों के बारे में चर्चा किया। फिर हमने ड्यूटी और डेल्टा के बारे में बात की और फिर आखिरी में हमने डैम और उसके प्रकार के बारे में चर्चा किया। अब इस भाग में हम इस भाग में हम कैनाल यानी कि नहर के बारे में चर्चा करेंगे। कैनाल क्या होता है, अगर मैं इसके परिचय के बारे में आपसे कहूँ तो यह एक कृत्रिम नाली होती है। बड़ा नाला भी हो सकता है जिसका निर्माण किया जाता है मुख्यतः जलाशय से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। जलाशय कहाँ होता है? डैम के पीछे जो अपस्ट्रीम साइड में जो कृत्रिम झील बनती है उसी को जलाशय यानी कि रिजर्वायर बोलते हैं। वहाँ से पानी को लेकर के हमारे खेतों तक पहुँचाने का काम जिस माध्यम से होता है उसे हम कैनाल यानी कि नहर कहते हैं। नहर कई तरह की, कई साइजेज़ में उसकी क्वांटिटी यानी जितना पानी वो कैरी करती है उस तरह से हम कई हिस्सों में उसको विभाजित करते हैं, बांटते हैं। इसका महत्व क्या क्या है? सिंचाई का ये एक सबसे बेहतरीन साधन है। अगर पानी भरपूर मात्रा में कम समय में उपलब्ध हो पाता है तो नहर के माध्यम से होता है। इसका जो खर्च है वो भी किसानों के ऊपर बहुत कम आता है। तो कह सकते हैं कि ये सिंचाई का सबसे बेहतरीन साधन है। पर्यावरण को इससे अनेकों फ़ायदे हैं। ये नहर के किनारे हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। जो हैबिटेट्स है, जो हमारे पर्यावरण में अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, वो भी यहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण को अनेकों फ़ायदे हैं। इससे कुछ नुकसान भी है, जैसे नहर कभी अगर टूट गई या प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से, उसका पूरा अच्छे से रख रखाव न होने की वजह से अगर पानी रिस करके बगल वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो रहा है तो वो बहुत सारी समस्या क्रिएट करता है, पैदा करता है। मसलन वहाँ अगर जिस जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है वो फसल उगाने योग्य, खेती योग्य नहीं बचेगी। उसे जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान है वो ये है कि वहाँ पे जो मच्छर मक्खी है वो पनपेंगे, जिसकी वजह से तमाम तरीके की बीमारियाँ होंगी, संक्रामक बीमारियाँ होंगी। इसके अलावा अगर कभी नहर अचानक से टूट जाती है तो उसके इर्द गिर्द जो लो लाइंग एरिया हैं, जो थोड़ा उसका जो लेवल है, जो कंटूर लेवल है वो अगर कम है तो वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बह करके जाएगा और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो ये कुछ नुकसान है हमारे पास नहर यानी कि कैनाल के। अब टाइप्स ऑफ कैनाल की बात अगर मैं करूँगा तो क्वांटिटी के हिसाब से हम कैनाल को विभाजित कर लेते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मेन कैनाल की अगर मैं बात करूँगा तो पहले इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये डैम है, यानी कि क्या है, ये बांध है। यहाँ से कहीं से नदी का पानी आ रहा होगा। ये पूरा रिजर्वायर है, जो ये आपको क्षेत्र दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर यानी कि जलाशय है जहाँ पे पानी इकट्ठा है। तो यहाँ से जब बांध बना करके हम पानी को बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले जिस नहर में वो पानी जाएगा उसको मेन कैनाल बोलते हैं। जैसे यह वाली जो कैनाल आपको यहाँ तक इस तरीके से ये पूरी दिख रही है, जो अभी मैंने रेड की है, यह क्या है, मेन कैनाल है। ये सीधे पानी कहाँ से ले रही है? रिजर्वायर से। इसकी विशेषता क्या है कि आप अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए मेन कैनाल से पानी बिल्कुल भी नहीं ले सकते, या किसी भी इस्तेमाल के लिए आपको मेन कैनाल से पानी निकालने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। अमूमन ये लाइंड कैनाल होती है। इसकी लाइनिंग की गई रहती है ताकि इसमें वाटर लॉसेस यानी कि जल का जो हानि है वो कम हो सके। इसमें पेड़ पौधे न उगे ताकि फ़्लो बना रहे। इसकी समय समय से इंस्पेक्शन और इसका मरम्मत यानी कि रखरखाव भी करते रहते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण कैनाल है। इसमें फ़्लो जो पानी की जो वेलोसिटी है, पानी के बहने की जो गति है वो काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण नहर ये कहलाती है। अगर मान लीजिए इसके इर्द गिर्द भी अगर आपके खेत हैं, फिर भी आप सीधे सीधे यहाँ से पानी नहीं ले सकते। तो मेन कैनाल के बारे में ख़ास बात क्या है, आप उससे सीधे पानी निकाल करके अपने खेतों में या अपने औद्योगिक कारखानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मेन कैनाल से निकलता है ब्रांच कैनाल। अब आपको दिख रहा होगा ये मेन कैनाल है, ये मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ। ये मेन कैनाल से जो कैनाल निकली हुई है इसको ब्रांच कैनाल कहेंगे। आप देखिए ये जितनी भी मैंने अभी लाइन बनाई ये सब के सब क्या हैं,
ये ब्रांच कैनाल है। ब्रांच कैनाल से भी हमें सीधे सिंचाई के लिए पानी निकालने की अनुमति नहीं होती है, तो फिर ब्रांच कैनाल का इस्तेमाल क्या है? जैसे इसमें जो फ्लो है, जो डिस्चार्ज है, क्यू है किसमें, मेन कैनाल में, वो बहुत ज़्यादा होता है क्यू ब्रांच कैनाल से। आप समझ सकते हैं कि ये एक ही मेन कैनाल से कई सारी ब्रांच कैनाल निकली हुई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए। अब इन ब्रांच कैनाल से जो मेजर कैनाल निकाली जाएगी, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाली जाएंगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आपके खेतों के नज़दीक तक पानी को ले जाती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर व्यवहारिक रूप में समझना चाहें तो आपके खेतों के नज़दीक जो सबसे बड़ी नहर बहती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूटरीज से हम वाटर कोर्स निकालते हैं। माइनर कैनाल के बाद वाटर कोर्स निकालते हैं। वाटर कोर्स क्या होता है? हमारे खेत के एकदम ठीक मेड़ पर बनी हुई थोड़ी गहरी नाली को हम वाटर कोर्स कहते हैं। तो वाटर कोर्स का काम क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटरीज या माइनर से पानी को कलेक्ट करती है और हमारे खेतों तक पहुंचाती है। मतलब जो वाटर कोर्स होगा उसकी ओपनिंग सीधे हमारे खेतों में होगी। तो यह एक वर्गीकरण था कैनाल का। आगे बढ़ते हैं और कैनाल के प्रकार देखते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसके निर्माण के आधार पर। अब आप देखिए, ये ग्राउंड लेवल है, ये जीएल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। जो पहला हम कैनाल पढ़ेंगे, कैनाल इन कटिंग पढ़ेंगे। देखिए, नहर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ज़मीन में खड्डा खोद करके नहर बना सकते हैं, या अगल बगल से मिट्टी को ले आकर के उसके इर्द गिर्द इकट्ठा करें, पाट दें और फिर वहाँ पे हम बना दें, नहर बना दें। तो ऐसी स्थिति में हमें अलग नाम देना पड़ेगा। या फिर जो तीसरा तरीका है, हम गड्ढा भी बनाएं और साथ ही साथ उसके इर्द गिर्द मिट्टी भी रखें, तो वो कटिंग और फिलिंग दोनों हो सकता है। तो उसको भी हम आगे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ग्राउंड लेवल ये रहा होगा। हमने कैनाल को बनाने के लिए सीधे खड्डा खोदा है, आपको दिख रहा होगा। ये जितना भी शेडेड पोर्शन है, ये हमने क्या किया है, पूरे तरीके से जो बेस स्लोप है, इसका बेड स्लोप है, उसके आधार पर हम लगातार ज़मीन में खड्डा खोदें, क्योंकि ग्राउंड लेवल यहीं पर है। तो इससे नीचे कैनाल कंस्ट्रक्ट की गई, यानी कि हमने पूरा गड्ढा खोदा है। इस पानी को उठाकर, इस मिट्टी को उठा करके हमने दोनों किनारों पे बैंक पे रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ जो किनारे होते हैं इस पे रोड बनी होती है। जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि सिंचाई के लाभ में एक रोड भी आता है, तो रोड यहाँ पे इसी मिट्टी को पाट करके यहाँ पे रोड बना दिया जाता है, जिससे आवागमन सुलभ हो पाता है। उसके जो संसाधन हैं उनको आसानी से हम इस पे चला सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब आपको समझने की आवश्यकता ये है कि कटिंग हमेशा ही परफेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे कैनाल ड्रॉप का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आपको कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैनाल को बनाना है, तो आपको इसके फ्लो के लिए आपको एक लगातार ढलान, यानी कि जिसको बेड स्लोप बोलते हैं, बेड स्लोप देना पड़ेगा। तो अगर आप लगातार बेड स्लोप देते जा रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल है वो लगभग लेवल ग्राउंड है, अगर ये जीएल है, ग्राउंड लेवल है, तो आप देखिए यहाँ पर खड्डा तो कम खोदना पड़ेगा, बट यहाँ पर जाते जाते ये कई मीटर का खड्डा हो जाएगा, मतलब ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे चला जाएगा। अगर हम ये स्लोप सुनिश्चित करते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हमें कैनाल ड्रॉप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे बनता है, आप इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए। अगर ये आपका लेवल ग्राउंड है तो आपने यहाँ से थोड़ा स्लोप दिया, फिर पानी को इकट्ठा किया, यहाँ से फिर ऐसे स्लोप दिया, फिर पानी को इकट्ठा किया, फिर ऐसे स्लोप दिया और फिर पानी यहाँ से इकट्ठा हुआ। अब देखिए, लगातार यहाँ पे ये फिर भी आपको दिखेगा कि स्लोपिंग है। तो ये हमेशा ही परफेक्ट नहीं होता है कि आप कैनाल को कटिंग में बनाएं, क्योंकि इसका खर्चा भी ज़्यादा होता है, खर्च भी ज़्यादा आता है। मतलब आपका एक्सकेवेशन कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो कटिंग में सबसे पहले तो समझ लेने की ज़रूरत ये है कि इसका निर्माण पूरे तरीके से मिट्टी को खोद करके बनाया जाता है, और जो निकली हुई मिट्टी है उसको इर्द गिर्द रख के उस पर रोड वगैरह बनाते हैं। अगर हम बात करें कैनाल इन फिलिंग का मतलब क्या है
कि कैनाल पूरे तरीके से ज़मीन स्तर के जो हमारा ग्राउंड लेवल है और कैनाल का जो बेड लेवल है दोनों एक साथ हो। तो इसके जो बैंक्स होंगे, जो किनारे होंगे, वो कैसे बनाए जाएंगे? वो कहीं से बाहर से मिट्टी ले आ करके उसको वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, उसको रखा जाएगा और जिसकी वजह से ये बनेगा। अब आप देखिए ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल आपका है, और जो कैनाल का बेड लेवल है वो यहाँ है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया है, ये पूरा एरिया आपको अभी मैं उसको शेड कर दूंगा। ये जो पूरा है ये सब आपने मिट्टी कहीं और से ले आके यहाँ पे डंप करा है। डंप किस लिए करा? ताकि कैनाल का शेप हम सुनिश्चित कर सकें। अब आप देखिए ये पुनः एक बहुत ही खर्चीला मेथड हो जाता है, क्योंकि आप कहीं से मिट्टी खोद के ले आएंगे, यहाँ डंप करेंगे, तो सबसे पहले एक्सकेवेशन कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यह दोनों मिल करके हमारे कैनाल को अनइकोनॉमिकल बना देता है। तो यह भी सबसे बेहतर आइडिया नहीं माना जाता है। कैनाल इन फिलिंग भी अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। आगे जब हम बात करेंगे कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग का, तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में भी है आज के समय में। अब आप देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, इस जगह पे है। अब जो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है, FSL है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। फ्री बोर्ड, इतना फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस हम देते हैं कि कभी अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कैनाल का लेवल अगर ऊंचा होता है तो उस जगह पर हम सप्लाई को सुनिश्चित कर पाते हैं, हम उसको भी एकोमोडेट कर पाते हैं कि कैनाल बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए वो पानी आसानी से उस कैनाल में फ़्लो कर जाए। तो यह समझने की ज़रूरत है फ्री बोर्ड के बारे में कि यह एक एक्स्ट्रा जगह प्रोवाइडेड होता है, जिसमें अगर एडिशनल पानी आता है हमारे नहर में तो वो भी उसी में समाहित हो जाता है और आसानी से फ़्लो कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करते हैं। जो कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग है, इसके निर्माण में हम यह देखते हैं कि बेड स्लोप, पहले जो बेड स्लोप का मतलब क्या है? कैनाल के जो बॉटम का स्लोप है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। जो बेड स्लोप है इसको अगर हम लिखें तो इसको 1 इन कुछ लिख सकते हैं, 1 इन मान लीजिए 20 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 20 मीटर आगे चलने पर, यानी कि यह जो डिस्टेंस है अगर ये 20 मीटर होगी तो जो इसके लेवल में डिफरेंस होगा वो 1 मीटर का आएगा। तो ये मैंने एक वैसे रफ लिया है, ये एक्चुअल में कुछ और वैल्यूज़ होती है, वो डिज़ाइन के हिसाब से हम देखते हैं। तो बेड स्लोप को सुनिश्चित करते हुए हम क्या करते हैं, देखिए इस चित्र को समझने का प्रयास करिए। ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन जो फुल सप्लाई लेवल प्लस का अगर हम फ्री बोर्ड भी देखें तो नहर हमने इतनी ऊंची बनाई है। अब आप देखिए ये जो इतना ऊंचाई है ये क्या है? जो ग्राउंड लेवल यानी कि ज़मीन का सतह है उससे इतना ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन वहीं आप देखेंगे ज़मीन ग्राउंड लेवल से इतना नीचे भी पानी फ्लो कर रहा है। यह दोनों कैसे सुनिश्चित हो पाया, अगर मैं ये समझाने का प्रयास करूं आपको, तो देखिए ग्राउंड लेवल में जितना था, ग्राउंड लेवल के नीचे यानी कि ये इतनी मिट्टी को हमने एक्सकेवेट किया है, यानी कि इसकी खुदाई की है, और फिर इसको डंप कहाँ किया है? इसी मिट्टी को उठा के यहाँ बगल में डंप कर दिया है। दोनों तरफ हमने मिट्टी को डंप कर दिया। अब यह मिट्टी क्या करी? एक इसके लिए बैरियर का काम कर रही है बगल में। यह एक फॉर्मेशन हो गई जिससे कि नहर में पानी ग्राउंड लेवल के ऊपर भी अकोमोडेट हो पा रहा है, रुक पा रहा है। अब देखिए ये इसकी इकॉनमी कितनी बेहतर है कि मिट्टी जो हमने यहाँ से निकाली उसको हमें कहीं अनावश्यक रूप से डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका हमने पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया यहाँ पे बगल में मिट्टी उसको डंप करके। फिर इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हुआ? क्योंकि इस पे रोड भी बन गई, यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा दिए गए लाइन से, इसी पे बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे वगैरह, ये सारी चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल दी गई। जितने इस तरीके के संचार माध्यमों के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसको भी लगा दिया गया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यही मिट्टी जो यहाँ से कट करके डंप की गई है, वही इतने ये जो ज़मीन स्तर से ऊपर जो पानी फ्लो करने वाला है उसको भी हैंडल कर रहा है।
तो ये जो कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग है, इसकी इकॉनमी काफ़ी बेहतर है और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो यही होता है। बस थोड़ा सा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, इसकी स्थिरता का समस्या आता है। जैसे अगर कैनाल इन कटिंग है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो अगल बगल की मिट्टी है, जहाँ जिसके नीचे चूँकि पानी ग्राउंड लेवल के नीचे फ्लो करता है, तो वो पहले से ही स्टेबल मिट्टी होती है। अगर हमने लाइनिंग नहीं भी की रखी है तब भी उससे जो है अगल बगल के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या कम आती है। लेकिन अगर हम पूरे तरीके से कैनाल इन फिलिंग बनाए हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि लगातार पानी रिसता रहता है और कुछ न कुछ वाटर लॉसेस होते रहते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें इसका कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग का, तो इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, यानी कि कटिंग वाले फ़ायदे भी हैं। कैनाल इन कटिंग के जो फ़ायदे हैं वो भी इसमें हैं और कुछ नुकसान भी इसके पास समाहित रहते हैं जो कैनाल इन फिलिंग के हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सबसे बेहतरीन कैनाल हमारे पास बनाई जा सकती है वो कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग बनाई जा सकती है। अब रेगुलेटर्स की बात कर लेते हैं। तो कैनाल और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कैनाल तक जो पानी पहुंचता है वो कुछ रेगुलेटर के माध्यम से पहुंचता है। जैसे हमने जब वाटर सप्लाई पढ़ा था तो वहाँ पे वैल्व्स की बात की थी। वैल्व के माध्यम से हम पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर नहर में कितना पानी आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, कब कब आएगा, वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं? वो हम रेगुलेटर के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। हमारे पास दो मुख्य तरीके के रेगुलेटर्स हैं। पहला कह सकते हैं हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर कहाँ लगा होता है? वो ब्रांच कैनाल के सिरे पर लगा होता है। देखिए, ये हमारी पेरेंट कैनाल है या मेन कैनाल कह सकते हैं, या कह लीजिए ब्रांच कैनाल है। इससे फिर हम डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि अब जिसमें से वाटर कोर्स हमें निकालना है, यानी कि पानी जहाँ से हमें अपने खेतों तक लेना है, जिस नहर में हम कनेक्ट करते हैं अपनी वाटर कोर्स को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर ब्रांच कैनाल से पानी लेना है तो यहाँ पर एक रेगुलेटर बनाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये हेड रेगुलेटर कहलाएगा। यानी कि हेड रेगुलेटर कहाँ होता है? वो ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल से जो निकलती हुई कैनाल होती है उस पे जो बनाया जाता है उसको हम हेड रेगुलेटर कहते हैं। और जो पेरेंट कैनाल पे जो रेगुलेटर बनाए जाते हैं उसको हम क्रॉस रेगुलेटर कहते हैं। अब देखिए, क्रॉस रेगुलेटर का इस्तेमाल क्या है? क्रॉस रेगुलेटर का काम ये है कि मेन जो कैनाल है उसमें एक लेवल होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे बताऊँ, ये मैंने एलिवेशन एक नहर का दिखाया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पानी का लेवल है, अगर हमें दूसरी तरफ कोई नहर निकालनी है और हमें इस पानी के लेवल को ऊंचा करना है, तो जो रेगुलेटर होगा वो क्या करेगा? इस पानी को यहाँ रोक देगा और ये धीरे धीरे जो लेवल है पानी का वो इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर ये हमारे ऑफ टेकिंग कैनाल, यानी कि इससे जो निकलती हुई कैनाल है उसमें पानी चला जाएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है? मेन कैनाल के वाटर लेवल को, जलस्तर को ऊंचा कर देना, जिससे कि उससे निकलने वाली जो कैनाल है उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी जा सके, बह सके। वहीं अगर मैं बात करूं कि हेड रेगुलेटर का, तो हेड रेगुलेटर का काम ये है कि जो हमारी ब्रांच कैनाल में कितनी मात्रा में पानी जा रहा है उसको स्लुइस गेट के माध्यम से कंट्रोल करके उसको मुहैया कराने का काम हमारा हेड रेगुलेटर करता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो मुख्य रेगुलेटर्स हैं। अब कुछ डाइवर्जन हेडवर्क्स हैं। डाइवर्जन हेडवर्क का मतलब क्या है? कि पानी को डाइवर्ट करना, मतलब एक निश्चित दिशा में जिधर पानी जा रहा है, अगर वहाँ से उसको डाइवर्ट करके दूसरी नहर में डालना है तो उसको डाइवर्जन हेडवर्क बोलते हैं। एक आगे चित्र के माध्यम से हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसका पहले निर्माण कहाँ किया जाता है? नदी के पानी को नहर में डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। डाइवर्जन हेडवर्क का इस्तेमाल सबसे बड़ा ये है। इसकी मदद से घरेलू उपयोग के लिए पानी भी उपलब्ध हो पाता है। चूँकि हम पानी को नदियों से डाइवर्ट करके नहर में डाल पाते हैं तो नहर अपने हिसाब से हम उसका अलाइनमेंट सेट करते हैं कि वो किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, कहाँ कहाँ उससे पानी निकाल करके इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये डाइवर्जन हेडवर्क की मदद से ही कैनाल में पानी जा पाता है, इसीलिए वो हमें भी उपलब्ध हो पाता है। औद्योगिक इकाइयों तक जो पानी पहुंचाने का काम है वो डाइवर्जन हेडवर्क उसमें काफ़ी मदद करता है। बाढ़ नियंत्रण में भी डाइवर्जन हेडवर्क से मदद मिलती है।
यानी अगर मुख्य नदी में जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसके कैचमेंट एरिया से, कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर नदी में या जलाशय में जितने क्षेत्र का पानी बह करके आता है, बारिश का पानी, उसी क्षेत्र को उस नदी का या उस कह सकते हैं रिजर्वायर का, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो अगर कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा उस नदी में आएगा, तो वो नदी में बाढ़ की स्थिति होगी। अगर वो बाढ़ की स्थिति बनी रही तो वो अपने डाउनस्ट्रीम साइड में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान कर देगी। तो उस पानी को हम डाइवर्ट करते हैं, किसकी मदद से, डाइवर्जन हेडवर्क की मदद से। तो ये बाढ़ नियंत्रण में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से कुछ जलीय जीवन को भी बचाया जाता है। डाइवर्जन हेडवर्क में एक फिश लेडर का प्रावधान होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कुछ एक्वेटिक यानी कि जलीय जीवन को हम बचा सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम डाइवर्जन हेडवर्क को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये टॉप व्यू है, इधर से नदी आ रही है बहते हुए, फ्लो करते हुए, यहाँ से हमें कैनाल निकालनी है। देखिए कैनाल कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसमें पानी को रेस करके कैनाल में फ्लो कराने के लिए हम ये जो सेगमेंट है, ये पूरा जो चित्र आपको दिख रहा है, इसी को हम डाइवर्जन हेडवर्क कहेंगे और इसका निर्माण हम करते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मार्जिनल बंड्स का। ये जो मार्जिनल बंड्स हैं इसका काम क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पर ये जो गेट्स हैं, स्लुइस गेट्स हैं, इसका अगर आपने इन गेट्स को बंद किया, पानी को रेस किया, तो पानी अपस्ट्रीम साइड, ये क्या है, अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, क्योंकि पानी नीचे यहाँ तक जाएगा। अपस्ट्रीम साइड पर पानी एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तो उससे क्या होगा, अगल बगल के क्षेत्र में पानी फैलने लगेगा। तो पानी बहुत ज़्यादा एरिया में न फैले, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे निर्माण करते हैं मार्जिनल बंड्स का, जो कहाँ तक जाते हैं, नज़दीक में जो हायर कॉन्टूर्स होंगे, मतलब यहाँ पे कॉन्टूर लाइन्स ऐसे कुछ बनी होंगी। अगर ये यहाँ पर कोई लाइन है जिसका 112 मीटर कॉन्टूर है और ये सब 90, 88, 78 कुछ इस तरीके से कॉन्टूर लाइन्स हैं, तो ये क्या करेगा, मार्जिनल बंड्स कहाँ तक जाएगा, जो इर्द गिर्द में जो हायर कॉन्टूर लाइन्स होंगी, हायर कॉन्टूर लेवल्स होगा, वहाँ तक ये मार्जिनल बंड्स जाके ज्वाइन होती हैं। फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़िश लेडर लगा हुआ है। फ़िश लेडर का काम क्या होता है, ये पानी के बहाव को धीमा करता है, जिससे कि अगर मान लीजिए इधर ये माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर ठंडी में बहुत ज़्यादा पानी ठंड हो जाएगा। अगर इधर मैदानी इलाका है तो गर्मी में इधर पानी का तापमान बढ़ जाएगा। तो मछलियाँ माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, वो क्या करती हैं, ठंडी में जब पहाड़ों के तरफ से आता हुआ पानी जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो नीचे चली जाती हैं, और गर्मियों में जब मैदानी क्षेत्र में पानी जब गर्म हो जाता है तो वो ऊपर जाती हैं। तो मछली तो यहाँ जंप करके जाएगी नहीं, कूद के नहीं जाएगी, उसको अगर नहीं हम व्यवस्था करेंगे फ़िश लैडर का, तो ठंडी में जो आ रही मछलियाँ ऊपर से वो यहीं जमा होकर मर जाएंगी, और गर्मी में जो मैदानी भाग से मछलियाँ ऊपर जा रही हैं ठंडे जगहों पर, वो भी यहीं इकट्ठा होकर मर जाएंगी। चूँकि बहाव इतना तेज़ होता है तो क्रॉस करंट में उल्टा जा नहीं पाती हैं, इसलिए हम फ़िश लैडर का निर्माण आप करते हैं। फ़िश लैडर का अगर मैं चित्र यहाँ पे बनाऊँ बड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि ये बफल वॉल्स जैसा होता है। पानी ऐसे आके घूमता है, फिर ऐसे आके घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है। तो ये जो घूमना है, इससे क्या होता है, उसका लॉसेज होता है, वेलोसिटी उसकी कम होती है, जिससे मछलियाँ अगर इधर से ऊपर की तरफ जाना चाहें तो ऐसे ऐसे घूम के आसानी से जा सकती हैं, चली जाती हैं। तो ये फ़िश लैडर का इस्तेमाल है। अब यहाँ पे आपको अंडर स्लुइस दिख रहा है, ये जब हम इसको पानी को रेस करते हैं इस वियर के माध्यम से, तो ये अंडर स्लुइस के माध्यम से पानी हमारे ऑफ टेकिंग कैनाल्स में चला जाता है। अब कुछ एक्विडक्ट्स की बात कर लेते हैं, ड्रेनेज वर्क की बात कर लेते हैं। एक्विडक्ट क्या होता है, एक पुल होता है किसी नदी या नाले, प्राकृतिक नदी नाले पर, जिस पे नहर गुजरती है। अब देखिए ये पिलर्स आपको दिख रहे हैं और ये पुल है, आरसीसी पुल है। इधर से कैनाल, अगर कोई कैनाल को नदी पार करनी है तो वहाँ पर हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने पड़ते हैं। देखिए ये पुल बना करके हम ऊपर से कैनाल को पास करा रहे हैं, लेकिन वहीं इसके नीचे ये जो है हमारा कोई प्राकृतिक नाला है जिससे पानी इधर इधर फ्लो करता है। अब देखिए
जो एक्वीडक्ट होता है उसमें जो प्राकृतिक नाला है उसका जो हाई फ्लड लेवल है HFL, मान लेते हैं ये हाई फ्लड लेवल है HFL है, वो एक्वीडक्ट में हमेशा ही कैनाल के बेड लेवल, ये बेड लेवल है, तो जो कैनाल का बेड लेवल होता है एक्वीडक्ट के केस में नेचुरल ड्रेन के हाई फ्लड लेवल से ऊपर होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे साइफन एक्वीडक्ट की तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए मैंने उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, ये कैनाल है और ये यहाँ पे बैरियर्स है, यहाँ पे ड्रेनेज इधर की तरफ बह रहा है, कैनाल इस तरफ बह रही है। तो देखिए यहाँ पर जो नेचुरल ड्रेनेज है, जो प्राकृतिक नाला है, उसका जो हाई फ्लड लेवल है वो यहाँ पर है, यानी कि जब सबसे ज़्यादा इस नाले में पानी होगा तो वो यहाँ तक आएगा। लेकिन वहीं आप देखेंगे कैनाल का बेड लेवल यहाँ पर है। तो साइफन एक्वीडक्ट के केस में कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो नेचुरल ड्रेन के हाई फ्लड लेवल से नीचे होता है। जब हम सुपर पैसेज की बात करते हैं, सुपर पैसेज में क्या होता है कि यहाँ पर ड्रेन यानी कि नाला ऊपर से बह रहा होता है, उसके नीचे से हम इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके अपने नहर को निकालते हैं। पहले क्या था, नाला नीचे बह रहा था, जो प्राकृतिक नाला था वो नीचे बह रहा था, नहर ऊपर थी। सुपर पैसेज के केस में क्या होगा, नहर नीचे से फ्लो करेगी, नाला ऊपर बहता रहेगा। लेकिन सुपर पैसेज में एक बात ध्यान में रखने वाला है कि जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है वो हमेशा ही ड्रेन, जो नेचुरल ड्रेन प्राकृतिक नाला है उसके बेड लेवल से नीचे होगा। इसी का जस्ट उल्टा कैनाल साइफन में हो जाता है कि जो हमारे नहर का फुल सप्लाई लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर चला जाता है। इस पूरे पार्ट में हमने परिचय देखा, सिंचाई का ड्यूटी डेल्टा के बारे में चर्चा किया, कैनाल हेडवर्क्स और क्रॉस ड्रेनेज के बारे में चर्चा किया। यह पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है। साथ ही KR अरोड़ा साहब की लिखी हुई किताब इरिगेशन इंजीनियरिंग से हमने कुछ रेफरेंसेज लिए हैं। मैं समझता हूँ यह पाठ आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।